नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त विवेकजीत स्वागत करता हूं आप सबका जयजीत डिफेंस वॉरियर्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली यहाँ पर 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको एनालिसिस समझ रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे छोटे भाई-बहन के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए, हमारे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, दिन भर की न्यूज़ेज़ हैं, वो हम आपको कवर करके प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कल की वीडियो नहीं आ पाई थी, नेटवर्क थोड़ा इश्यू था, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के उस वीडियो को पीडीएफ को आपको शेयर कर देंगे और वीडियो अगर बना लें तो वीडियो बना देंगे आपको और शेयर कर देंगे आपको। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का दोस्तों मोटिवेशन है कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। क्या बोला है? कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, मतलब अपने एम की तरफ क्या करो, बढ़ते चलो, अपने एम की तरफ बढ़ते रहो। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस चकाचौंध की दुनिया में। मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ क्या है, लोग सोचते हैं कि कल जाके कोई मूवी देख ली क्रिकेट, कल एम एस धोनी देख ली तो क्या बनेंगे, वही एम एस धोनी बनेंगे। कल जाके कोई शेरशाह मूवी देख ली तो हम क्या सोचेंगे, कल हम फौज में अफसर बनेंगे। मतलब लोग क्या है कि चकाचौंध दुनिया में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। दोस्तों हमें उससे हट के रहना है। हमारा जो एम है, हम जो भी बनना चाहते हैं, हमारे उस एम के प्रति हमें अपने आप को बोलना एक तरह से पूरा समर्पित कर देना है, ताकि हम दिन भर उसके बारे में सोचे, हम हमारे खाने पीने जीने, हमारे हर चीज़ में वही सोचा जाए। तब दोस्तों वो हमारे एम के प्रति लगता है कि हमारा काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है विच प्लेयर डिफ एक मिनट दोस्तों, बहुत ज़्यादा वो ये जूम हो चुका है। हाँ, विच प्लेयर डिफीट ऑस्ट्रेलियन निक किर्गियोस एंड वॉन 7th विंबलडन टाइटल एंड 21st ग्रैंड स्लैम। अब दोस्तों तो कौन है, तो जो नोवाक जोकोविक, कौन है, नोवाक जोकोविक हैं, वो अभी कौन जीते हैं, वो 7th विंबलडन टाइटल जीते हैं और 21st ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब दोस्तों ग्रैंड स्लैम और विंबलडन में क्या डिफरेंस है आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जो कौन है, नोवाक जोकोविक, ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सर्बिया, कहाँ के, सर्बिया के। रिसेंटली दोस्तों ये बहुत ज़्यादा थोड़ा न्यूज़ में भी आए थे बीच में कोविड टाइम पे, जो कि उन्होंने बोला था कि हम क्या नहीं कराएंगे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो उसके कारण उनको मतलब इनको एक दो बैट और मैच भी नहीं खेलने दिया गया था। ठीक है, तो ये मैच कहाँ पे हुआ था, तो ये मैच हुआ था लंदन में। कौन सा ओपन था, तो विंबलडन ओपन था 2022। अब दोस्तों क्या नोवाक जोकोविक ही हैं जिनके 21 ग्रैंड स्लैम जीत पाए हैं, तो नहीं दोस्तों, जो उनसे ज्यादा है राफेल नडाल है। कौन, राफेल नडाल, वो 22 मतलब कि 22 जो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अब एक ग्रैंड स्लैम बात बात कह रहे हैं, ग्रैंड स्लैम है क्या, तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम टेनिस क्या है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ये 4 तरह के, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रांस में दोस्तों वो रोलांड ओपन, फिर ब्रिटेन में विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। मतलब ये 204 ओपन होता है, कहाँ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, ब्रिटेन में और अमेरिका में, यूएस में। तो दोस्तों ये चारों मिलकर क्या बनता है, ग्रैंड स्लैम बनता है। तो उसी में जो इस बार क्या है कि 7th जो विंबलडन हुआ था उसमें उसमें मतलब कि 7th टाइम कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और लड़कियों में देखा जाए तो कहाँ पे, लड़कियों में, तो दोस्तों लड़कियों में इस बार क्या है, एक हिस्ट्री बनी, क्या बनी है, जो कौन है, रियाबिकीना कौन था, रियाबिकीना कहाँ की हैं, तो ये है कजाकिस्तान, कहाँ की, कजाकिस्तान की जो है वो दोस्तों गर्ल्स के सिंगल में वो फर्स्ट टाइम क्या हुए हैं, ये इस बार जीती हैं वो विंबलडन ओपन में। मतलब कजाकिस्तान की पहली वुमेन है जो कि ये जीती हैं। और दोस्तों ये सेकंड कौन, यंगेस्ट गर्ल वुमेन है जो कि कौन क्या जीते हैं, ये विंबलडन टाइटल जीती हैं, पेट्रा किविटोवा के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि ग्रैंड स्लैम क्या है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि ग्रैंड स्लैम और विंबलडन ओपन उसमें दोस्तों डिफरेंस क्या है। और दोस्तों इट इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। और दोस्तों ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, कौन, सबसे ओल्डेस्ट। और जो 4 दोस्तों ग्रैंड स्लैम्स हैं, 4 जो ओपन्स हैं, उसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो विंबलडन ओपन कौन सा है, सबसे पुराना, कौन, विंबलडन कौन सा है, सबसे पुराना। और इसका कौन सा एडिशन था ये, तो 135th एडिशन था इसका ये वाला।
और कब से कब, तो 27 जून से 10 जुलाई तक इसका क्या हुआ था, मैच चला था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रूलिंग पार्टी वॉन द अपर हाउस इलेक्शन बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ इट्स फेमस लीडर। अब दोस्तों रिसेंटली आप सबको पता होगा कि अभी कहा कि कोई फेमस लीडर उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई है। तो कहा कि जापान के जो एक्स पीएम थे, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका क्या हो गया, उनका निधन हो गया है, मतलब उनको उनकी हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों ऐसा हुआ तो कहाँ की पार्टी जीती है, तो जापान की जो पार्टी, जापान की जो अपोजिशन थी, उसने कोलिशन करके क्या कर लिया, सत्ता में रूल बना लिया और वो मतलब जीत गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे इतना आपको जानने जो इतना हमारे जानने की जरूरत है कि कौन जीता है। तो जो अपोजिशन है जापान की, इनके मतलब शिंजो आबे के मतलब मृत्यु के बाद वो अपोजिशन ने फिर वहाँ पे इलेक्शन हुआ, संडे को इलेक्शन हुआ था, और दोस्तों वहां पे जीत कर ये उभर के ऊपर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा पड़ा है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा। हम अपनी टेलीग्राम पे अपनी आपको पीडीएफ को शेयर कर देंगे, आप वहां से उस पीडीएफ को लेकर आप वहां पे स्टडी कर लीजिएगा, नोट्स दोस्तों जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन। विच कंट्री सेड दैट इंडो पैसिफिक रीजन इज एट बीइंग रिशेप्ड बाय जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। अब दोस्तों कौन कह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन, कौन सा रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन है, वो क्या हो रहा है, वो रिशेप हो रहा है, मतलब उसमें रिफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कहां से, तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, जियोपॉलिटिकल फैक्टर। अब दोस्तों पहले कहा किसने है, तो कहा है दोस्तों किसने, चाइना ने। किसने कहा है, चाइना ने। उसका ये कहना है दोस्तों, चाइना कहना ये है कि जो हम क्या कर रहे हैं, जो कोर कंट्रीज हैं क्या कर रही हैं, विदेशी पावरों, किसको, विदेशी पावरों को, विदेश मतलब यहाँ पे इंडिया में बुला, मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो आप बुला रही हैं। और क्या हो रहा है, चाइना ने भी कहा है कि डोंट बी यूज्ड टू बी बीइंग यूज्ड एज अ चेस पीसेस बाय मेजर पावर, मतलब कि आप मतलब उनके चेस का इक्का ना बने, आप उनके शतरंज का इक्का ना बने। जो इस शतरंज है, जैसे मान इस इनका कहना है चाइना का, जो इंडो पैसिफिक की तरह शतरंज का बोर्ड खेद मतलब बोर्ड है ये। और जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो जो कंट्रीज यहाँ पे रह रही हैं, जैसे एशियन कंट्रीज या फिर जो भी कंट्री रह रही हैं, उनको यूज कर रही है अपने फायदे के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसने एशियन कंट्रीज को भी सब कहा है। और दोस्तों ये कहा कब है, तो रिसेंटली अभी जो G20 जो मीटिंग कहाँ पे हुई थी, जो फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी बाली में, वहां पे मीटिंग अटेंड करने के बाद, वहां पे मीटिंग का अटेंड करने के बाद उनका स्टेटमेंट आया। किसका स्टेटमेंट आया, तो जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे वांग यी, उनका ये स्टेटमेंट आया कि क्या, कि जो इंडिया, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पे क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुधाकर दलीला, कौन, सुधाकर दलीला हैज बीन अपॉइंटेड एज द एनवॉय ऑफ कहाँ के, तो सुधाकर दलीला कौन है, तो दोस्तों ये कौन है, ये एक IAFS है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं ये। और दोस्तों अब रिसेंटली कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं कहाँ के, भूटान के। कहाँ के हुए हैं, भूटान के एम्बॉय हुए हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों हमने आज सुबह, आज मैंने एक न्यूज डाली थी, कल डाली थी न्यूज मैंने, तो उसमें क्या बताया था कि जो यूक्रेन के एनवॉय हैं, कहाँ पे, इंडिया समेत और 4 देशों, मतलब 5 देशों में पूरे जो एनवॉय हैं, उसको यूक्रेन ने क्या कर दिया, उन लोगों को बर्खास्त कर दिया, उन लोगों को हटा दिया है उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कौन, सुधाकर दलील कौन हुए, एनवॉय कहाँ के हुए हैं, भूटान के एनवॉय ये अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में भी एज अ चीफ ऑफ मिशन रह चुके हैं। और साथ ही साथ वो कहाँ रह चुके हैं और जगह पे, तो अगर देखा जाए कि ये कहाँ रह चुके हैं चीफ ऑफ मिशन, तो ब्राजीला, शिकागो, जेनेवा, वाशिंगटन DC, इजराइल, इन सब जगह पे ये रह चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये कब, मतलब IF इंडियन फॉरेन सर्विस में कब नियुक्त हुए थे, तो 1993 में इनकी नियुक्ति उनकी हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये अभी मतलब कहाँ पे जाने वाले हैं, तो अभी जाने वाले फिर से कहाँ पे, अब भूटान में, वहां पे वो एज एनवॉय, इंडियन एनवॉय क्या करेंगे, वहां पे सर्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन, कौन सी, यूरोपीय यूनियन एंड विच कंट्री आर प्लानिंग टू साइन अ मेमोरेंडम ऑन एनर्जी। अब दोस्तों यूरोपीय यूनियन और कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो क्या करने वाली है, मेमोरेंडम साइन करने वाली, किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो दोस्तों कौन है, तो ये है अजरबैजान। कौन है, अजरबैजान। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कब दोस्तों करेंगे लोग, तो 18 जुलाई। कब करेंगे, 18 जुलाई। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली में जो
रशिया से जो आने वाली थी क्या एनर्जी आती थी इन लोगों को, इन कहाँ पे यूरोपियन यूनियंस को, वो एनर्जी में क्या 40% तक का उन्होंने क्या कर दिया, घाटा उन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग कर दिया है। और एक और चीज, जो डिक्रीजिंग तो किया है, मगर फिर जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने कहां से लेना शुरू कर दिया, तो जर्मनी ने कनाडा से लेना शुरू कर दिया। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये भी माना जा रहा है कि जो यूक्रेन की जो एनवॉय है कहां पे, जर्मनी में, उसको हटाया गया है दोस्तों। तो बात ये है कि मेमोरेंडम साइन हो रहा है किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, और जर्मनी भी दोस्तों का पार्ट है। तो रशिया के एनर्जी ना देने का और रशिया के एनर्जी का सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए उन्होंने कहां पे हेल्प लिया इन लोगों ने, तो अजरबैजान, कहां से, अजरबैजान से हेल्प लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, इन एन यूएन रिपोर्ट इट वाज सेड दैट इंडिया विल सरपास चाइना एज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय विच ईयर। अब किस ईयर तक करने वाली है, तो दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल 2023 में जो इंडिया है क्या करने वाली है, चाइना के पॉपुलेशन को सरपास करके और वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री बन सकती है। अब दोस्तों ये अनुमान तो लगाया जा रहा है, मगर इस अनुमान के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, अगर आपको क्या लगता है कि क्या इस अनुमान के फायदे हैं दोस्तों, अगर मेरा राय जान जाए तो मैं कहूंगा कि इस अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है तो इससे अपने घाटे लगते हैं, क्यों, अपने इसकी लॉस बहुत है। क्यों दोस्तों, क्योंकि पहली बात तो डेंसिटी बढ़ जाती है, पहले एक शॉर्ट एरिया में बहुत डेंसिटी हो जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि बेरोजगारी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और बीइंग अ मोस्ट पॉपुलेटेड ये जरूरी नहीं दोस्तों, पॉपुलेशन ज्यादा जरूरी नहीं, जरूरी क्या है कि क्वालिटी कितना कंटेंट प्रेजेंट है। क्वांटिटी, आजकल क्वांटिटी मैटर तो करती है दोस्तों, मगर क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, तो हमें उस पर भी फोकस ज्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट को या फिर लोगों को, कि हमें क्वांटिटी पे, क्वालिटी फोकस करनी है, कि हम क्वालिटी जो काम कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं तो हम क्वालिटी पे काम फोकस करें। ठीक है दोस्तों, तो कब तक कहा गया, तो 2023 तक कह दिया कि वो हो सकता है। और दोस्तों, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी, तो अराउंड 8 मिलियन, कितनी हो जाएगी, 8 मिलियन। कौन कहा है, तो यूएन डिपार्टमेंट ने इसके द्वारा ही कहा गया है। ठीक है, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन, किसका पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2080 तक, कब तक, 2080 तक क्या होने वाला है, वर्ल्ड पीक, मतलब पॉपुलेशन कहां पीक पे पहुंच जाएगा, और फिर वहां से दोस्तों डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ये किसके द्वारा लगा अनुमान है, तो यूएन डिपार्टमेंट द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। और कितना मतलब पॉपुलेशन अगर रहेगा उसे देखा जाए 2080 में, तो 10.4 बिलियन, कितना, 10.4 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन रहेगा उस टाइम पे, और फिर वहां से क्या होगा, डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है हाँ, लिखा है जोस उडाडो, कौन, जोस उडाडो डॉस संतोष was recently passed away was the former president of। अभी कहाँ के प्रेसिडेंट थे दोस्तों, तो कहाँ के थे, अंगोला। कहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट थे, अंगोला के। और एक और चीज, ये वहां के सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट थे, मतलब दोस्तों इनके इतना किसने अभी तक कोई प्रेसिडेंट वहां पे सर्विंग नहीं दिया, वहां पे मतलब एज राष्ट्रपति नहीं रहा है। और साथ ही साथ इनकी उम्र कितने, मतलब कितने की उम्र पे अगर एक्सपायर हुई ये चलते बने, तो 79, कितने की उम्र पे, 79 के। और साथ ही साथ और देखें आप, और दोस्तों नीचे देखें इनके बारे में, तो ये जब मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो बार्सिलोना, कहाँ पे, बार्सिलोना स्पेन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके बारे में दिया गया, उनके बारे में। तो सब इतना कुछ आपको जानने की जरूरत है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए, एक मिनट दोस्तों, आपको दोस्तों इतना क्वेश्चन जानने की जरूरत है कि जो मतलब कितना, कौन है वहां का प्रेसिडेंट, तो ये अंगोला का प्रेसिडेंट है, और ठीक है, और ये अभी एक्सपायर मृत्यु हुई उनकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अंडर न्यूरिश्ड पीपल इन इंडिया डिक्लाइंड टू डैश मिलियंस। अब दोस्तों जो नंबर ऑफ कितने, कौन से पीपल्स, जो अनन्यूरिश्ड पीपल्स हैं उनका क्या डिक्लाइनमेंट हुआ है, उनका नंबर डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ है दोस्तों, तो अगर देखें तो कितना डिक्लाइन हुआ है, 224, कितना, 224.3 बिलियन, कितना, 224.3 मिलियन हुआ है। और दोस्तों पहले कितना था, तो पहले था 247.8, 2008-2010 के करीब ये था। तो 247 से दोस्तों कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ हमारा 224। दोस्तों ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चल रहे हैं उस सब में क्या है, वो उनकी सफलता का, इसके मतलब डिक्रीजमेंट का रीजन है कि जो भी अंदर नंबर ऑफ अंडर पीपल थे वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और डेवलपमेंट मतलब आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो ये इसका एक मतलब कह सकते हैं कि ये जितना जितना सबूत है कि मतलब पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है, ये दोस्तों क्या सही काम कर रही है। और एक और दोस्तों, मैं किसी गवर्नमेंट को दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये दोस्तों मतलब कि आपको ये एनालिसिस हो रहा है, आप ये देखिए जो न्यूज में कह रहा है, जो न्यूज में हो रहा है दोस्तों, मैं वही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये चीज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ इंटरनेशनल फंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और यूनेस्को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मतलब क्या है, इन्हीं के कारण क्या हुआ है कि मतलब कि इनके डेवलपमेंट का, इनके वर्क के कारण जो हमारी पॉपुलेशन, जो अंडर पीपल की पॉपुलेशन क्या हो गई, वो घट के कम हो गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, which country starts exporting cement to India for the first time ever। अब दोस्तों कौन सी कंट्री है, तो अगर देखा जाए तो अब यहाँ हाँ दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो कौन सी कंट्री हो रही है, तो नेपाल। कौन सी कंट्री, नेपाल। नेपाल जो है वो इंडिया को क्या करने वाली है, सीमेंट क्या करने वाली है, सीमेंट एक्सपोर्ट करने वाली है। कौन, तो नेपाल, ठीक है। अब देखिए, तो क्या लिखा है, नेपाल फर्स्ट टाइम क्या करने वाली है, सीमेंट एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया को। उस सीमेंट का नाम क्या होगा, तो पल्पा सीमेंट। कौन सा, पल्पा, PALPA सीमेंट। अब दोस्तों कहीं आप क्वेश्चन नोट, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों नाम नोट कर लीजिए, पल्पा सीमेंट, क्योंकि दोस्तों कहीं पूछ भी सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सीमेंट दैट इज बीइंग व्हाट इंपोर्टेड फ्रॉम नेपाल। तो दोस्तों पल्पा सीमेंट, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए और देखिए, और अगर देखा जाए तो वो उनको मतलब बहुत इसमें इंटरेस्टेड है, और मतलब वो, और एक और चीज उन्होंने अराउंड देखिए क्या लिखा था, फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाल हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू इंडिया विद इनिशियल कंसाइनमेंट ऑफ 3000 बैग्स एंटरिंग द नाइबरिंग कंट्री थ्रू अ चेक पोस्ट बॉर्डर इन उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों कितनी पहले बोरी आने वाली है, तो 3000, कितनी बोरी, 3000 बोरी आने वाली है। कहाँ से, यूपी के जो बॉर्डर, यूपी चाइना नेपाल का बॉर्डर है, वहां से दोस्तों एंट्री लेने वाली है। और दोस्तों नेपाल गवर्नमेंट ने 8%, कितना 8% तक सब्सिडी देने की बात की है। कहाँ पे, नेपाल के लोगों को, जो सीमेंट बना क्या करेंगे, सेंड करेंगे, पल्पा सीमेंट, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अगला और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूशन बोर्ड अप्रूव 638 बिलियन फॉर। अब 638 बिलियन किस लिए दोस्तों पहले किया गया है, तो अगर देखा जाए तो किसके लिए, बेनिन, किसके लिए, बेनिन के लिए किया गया है। अब ये पहली बात तो IMF होता क्या है दोस्तों, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, जब कभी लोन की आवश्यकता पड़ती किसी कंट्री, किसकी लोन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो कहां से लिया जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं, ओके। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है वो कितनी कंट्रीज हैं, तो अराउंड 190 कंट्रीज वहां पे क्या है, वहां पे एज अ मतलब एज अ मेंबर है। 1945 में इनका क्या, 27 दिसंबर 1945 में इनका गठन हुआ था। और कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, तो वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। तो उन्होंने किसके लिए इतना लोन, 638 मिलियन डॉलर का लोन पास किया है, तो बेनिन है उसके लिए दोस्तों क्या हुआ है, ये लोन पास किया गया है। और बेनिन फेस सिग्निफिकेंट हेडविंड फ्रॉम द डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस एट इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर कोविड-19। अब देखो, जो ये यूक्रेन वॉर है या फिर जो कोविड-19 कारण क्या हुआ है कि जो बेनिन कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें सही हैं। और पहली बात तो कोविड-19 के साथ फिर यूक्रेन वॉर आ गया, तो इससे क्या है कि दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक की तरफ क्राइसिस आ चुकी है। तो उसके सपोर्टिंग के लिए IMF ने उनको क्या दिया है, उनको एक तरह से लोन पैकेज दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही समाप्त हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोग इसका दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपके फर्दर जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे आपके ये एग्जाम, आपके नोट्स काम आएगा। लास्ट टाइम पे आप इन नोट्स को प्रिपेयर करते रहेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा लाल बटन दबा बना होता है नीचे में, बस उसको क्लिक कर देना है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपको जो हमारी पॉजिटिव, हमारे जो न्यूज़ आ रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, तो आपके तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा रहेगा और फैमिली को मतलब बेनिफिट करेगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर दोस्तों और बैचेज चल रहे हैं, जैसे कि NDA का बैचेज चल रहा है, फ्री में NDA तरीका रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहे टीचर्स, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ NDA, अग्निपथ और किसका, सैनिक स्कूल। और दोस्तों जल्द ही जल्द
हम लोग एक और बैच लेके आने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं आने से पहले। तो यही बात है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।